वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन साह स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि सीबीएसई पिछले 2-3 साल से रिपीट कर रहा है। तो आज की जो ये वीडियो है वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम रिपीटेड एमसीक्यूज को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि मिड टर्म के एग्जाम में सीबीएसई रिपीट करते हुए पूछ रहा है। तो इससे पहले जितने बच्चों ने चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सारे चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां से जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से और विस्तार से पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपडेट है एग्जाम को लेकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, तो आपको बहुत ही सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में कम से कम आप कहो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। तो आज की जो ये वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना? ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है? देखो, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम आज 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पर आज देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर करना जिस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से, जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन-सा योजना का उद्देश्य नहीं है? हमसे पूछा है कि देखो, प्लानिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, तो हमसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में, ये जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, इन 4 ऑप्शन में कि योजना का, प्लानिंग का उद्देश्य कौन-सा नहीं है? क्या देखो, जब भी हम योजना क्यों बनाते हैं किसी चीज़ को, बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक वो चीज़ हमसे हो जाए, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो दबाव कम करना क्या योजना का उद्देश्य होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम पहले से प्री प्लान रहेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर कम रहेगा काम का, तो ये तो आंसर हमारा ठीक हो सकता है, ठीक है? और क्रियाओं के प्रति नियंत्रण स्थापित करना भी ठीक है, गलती होने की संभावना को कम करना। हम अगर प्री प्लान रहेंगे तो हम, मतलब बहुत कम चांसेस है कि हम मिस्टेक करें इस चीज़ को लेकर, ठीक है? और एक हमारा ऑप्शन बचता है कि निजी संबंधों में सुधार लाना, तो ये मेरा योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है? हमसे पूछा गया था कि कौन-सा ऑप्शन योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है? तो ये जो हमारी प्लानिंग का ये जो 4th ऑप्शन आप देख रहे हो, निजी संबंधों में सुधार लाना, ये हमारी प्लानिंग में शामिल नहीं होता है। देखो, हमने प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन हो सकता है कि जब हम उस पे वर्क करें, उस चीज़ को करें, तो कहीं न कहीं हमारे आपस में ही मतभेद स्थापित हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि निजी संबंधों में सुधार लाना प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है। प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? हम योजना क्यों बनाते हैं? ताकि हम चीज़ों को आसानी से कर सकें, हमारे ऊपर प्रेशर कम हो काम का, ठीक है? हमारी गलती कम हो सके, हम चीज़ को, अगर हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, तो हम उस चीज़ को गलती होने से रोक सकें, तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीबीएसई ने आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में। दूसरा क्या क्वेश्चन कहता है कि योजना का क्या लक्ष्य क्या है, ठीक है? योजना का, प्लानिंग का एम क्या है? लक्ष्य की अगर हम बात करें तो हमसे एम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं कि काम खत्म करना, इवेंट में चर्चा, इवेंट को सफल बनाना या फिर मनोरंजन करना। देखो, अगर हम किसी चीज़ को प्लान करके हम कोई काम करते हैं, किसी चीज़ को हम करने वाले हैं, और हम पहले से प्लानिंग करके, पहले से योजना करके रखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो लक्ष्य की अगर हम बात करें तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम जिस काम को करने वाले हैं, वो काम हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाए, ठीक है? तो ऑप्शन बी को अगर हम देखें कि इवेंट को सफल बनाना, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है? आप मिड टर्म का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो एग्ज़ाम से पहले आप क्या करते हो, आप अपने आपको कौन-कौन से पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप अपने ड्रेस को ठीक करते हो, आप अपना बैग एकदम रेडी करते हो कि मुझे एग्ज़ाम में ये चीज़ें पड़ने वाली है, इसकी ज़रूरत। तो आप प्री प्लान होकर एग्ज़ाम में जाते हैं, तो क्या करते हो, आप अपने इवेंट को, आपका जो पर्पज़ है, आप उसको सफल बनाने के लिए क्या करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं, योजना को बनाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से 50 क्वेश्चन को हमें करना है, तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि दबाव की स्थिति में गलती कम करना तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा गया है कि प्रेशर की स्थिति जब होती है, सपोज़ आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आप आंसर लिख रहे हो और
आपको पता ही नहीं चला कि टाइम कब बीत गया, ठीक है? तब आपके ऊपर जब आपके पास 10 या 20 मिनट होते हैं, आपको 3-4 क्वेश्चन करने होते हैं बड़े-बड़े, तब आप प्रेशर फ़ील करते हो वहाँ पर, ठीक? तब आपको टाइम का आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो हमसे पूछा गया है कि दबाव की स्थिति में, ठीक है, दबाव की स्थिति में गलती कम करना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण होता है? हम ऐसा क्या करें कि हम उस दबाव की स्थिति में कम गलती करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। क्या हमें यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे पास टाइम कम है, हमें चीज़ों को करना है, तो क्या मुझे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी? क्या हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, पर्यावरण चाहिए या फिर हमें बजट कार्य चाहिए? तो इन सारी चीज़ों में हमें सबसे पहले क्या योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? जब आप प्लान करके रखोगे ना कि सर जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठूँगा तो सबसे पहले मैं 5 नंबर के क्वेश्चन्स को सॉल्व करूँगा, फिर मैं 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन्स को सॉल्व करूँगा। तो इस तरीके से जब आप पहले से प्री प्लान रहोगे तो आप चीज़ों को आप जो वहाँ का प्रेशर है आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेशर की स्थिति में, दबाव की स्थिति में क्या मतलब कि गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ठीक है? अगला है कि किसी विशेष पद कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन क्या कहलाता है? किसी विशेष पद पर जो हमें कार्य करवाने हैं, उस पद के लिए अगर हम किसी का चयन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सपोज़ करो कि हमें हमें एक नए टीचर की ज़रूरत है और हमने उसकी वैकेंसी को अगर हमें उस वैकेंसी को फुलफिल करना है, तो हम क्या करेंगे? हम नियुक्ति करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी विशेष पद कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाएगा नियुक्तिकरण, ठीक है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नियुक्तिकरण। ध्यान रखना है आप सभी को कि जब हम किसी पद के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उसका चयन करते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को नियुक्तिकरण कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबंध समिति का कार्य नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? तो हमें ऑप्शन दिया गया है फिक्सचर तैयार करना, ठीक है? मैच के लिए उपयुक्त मैच अधिकारी समूह का चयन करना, मैच को करवाना या फिर पूर्व विजेता को तय करना। तो देखो जो पूर्व विजेता को तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैच नहीं होंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई जीता कौन है। हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई चेन्नई और आरसीबी का मैच हो रहा है, तो आरसीबी ही जीतेगी। ठीक है? तो इसमें से प्रबंधन समिति का अगर हम कार्य देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्व विजेता का तय करना, पूर्व विजेता को चुनना, ठीक है? ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कुल मैचों की संख्या नॉकआउट मैच में ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, ठीक है? ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल मैचों की संख्या नॉकआउट मैच में ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हम लोग यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर जो है आपको कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है? n इज़ इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ मैचेज़ हो गया, ठीक है? तो नंबर ऑफ मैचेज़ के लिए आप क्या करोगे? n इज़ इक्वल टू n-1/2 का एक फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे। इस फ़ॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? नॉकआउट मैचों को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन है कि 21 टीमों के लिए नॉकआउट के आधार पर कितनी बाई दी जा सकती है, ठीक है? अगर हमसे बाई का क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टोटल टीम्स देख लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टोटल टीम कितना है, ठीक है? नंबर ऑफ टोटल टीम्स की बात करें तो 21 टीम हमारे पास यहाँ पर दी गई है और 21 टीमों के लिए हमें कितनी बाई देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे 21 के लिए जो अगला 2 की जो घात होती है, आप उसका यूज़ करोगे, ठीक है? अब अगर हम 2 की घात की बात करें, ठीक है? हम अगर 2 की घात की बात करें तो 2 की घात में क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, ठीक है? उसके बाद इसी तरीके से क्रम चलेगा और फिर आपका आएगा 32 आएगा, ठीक है? उसके बाद ये आपका 64 मतलब ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि 21 टीमों के लिए अब 21 के नियर बाय कौन-सा है 32 हो गया, ठीक है? तो आप 32 में से 21 को माइनस कर दोगे, आपका जो हो जाएगा 22 की संख्या निकल कर सामने आ जाएगी। तो ऑप्शन जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 टीमों के लिए हम कितनी बाई देंगे? हम देंगे 11, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारा है कि बाई बाई प्रदान करना के लिए नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जानी चाहिए, ठीक है? तो देखो बाई के अनुसार जो हमने क्रम पढ़ा था कि सबसे पहले बाई हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बाई हम नीचे की तरफ देते हैं, एक बाई हम ऊपर की तरफ देते हैं।
उस तरीके से पूछा है कि अगर हम जब बाई प्रदान करते हैं तो उसके लिए नियम के अनुसार चौथी बाई किसे हम देते हैं, ठीक है। फोर्थ बाई हम किसे देते हैं, चौथी बाई की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बाई हम ऊपर देते हैं, फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर एक इधर देते हैं, इस तरीके का कुछ क्रम था। तो फोर्थ बाई जो होगा हम ऊपरी अर्घ की अंतिम टीम को देंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर से जो अंतिम टीम रहेगा ये हमारा फोर्थ बाई कहलाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फोर्थ बाई देंगे। तो ये हमारा था बाई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ये सीबीएसई पूछ चुका है एक्चुअली, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो होंगे अब आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो देखोगे आप क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस प्रिंटिंग है, तो लैंग्वेज की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ आपके कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। लैंग्वेज के ऊपर मत जाना, क्योंकि थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग यहाँ पर लैंग्वेज में कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट वे टूर्नामेंट होते हैं जो डैश आयोजित किए जाते हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा अपने इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल खेल के बारे के अंदर, मतलब टूर्नामेंट के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि इंट्राम्यूरल आपको नाम से पता चल रहा होगा इंट्रा, ठीक है, और एक्स्ट्राम्यूरल था दूसरा, यानी कि एक्स्ट्रा बाहर की तरफ। तो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो संस्थान की चार दीवारी के अंतर्गत खेले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल कहेंगे। अगर एक्स्ट्राम्यूरल आपसे पूछे तो आप कहोगे सर एक्स्ट्राम्यूरल तो आपने बताया था कि बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई बता इस इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहाँ होते हैं, तो संस्थान की चार दीवारी के अंतर्गत होते हैं। आप ऐसे समझो कि ये कोई स्कूल का है, मान लो प्लेग्राउंड है स्कूल का, जो कि चार दीवारी से घिरा हुआ है, तो इसके अंतर्गत अगर जो होते हैं टूर्नामेंट तो वो हमारा इंट्राम्यूरल हो गया। और अगर इसके बाहर चार दीवारी के बाहर ओपन ग्राउंड में कराया जाए तो वो ऐसे टूर्नामेंट हमारे एक्स्ट्राम्यूरल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है, हमसे पूछा है कि इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। आप कहोगे सर मनोरंजन प्रदान करने के लिए कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है, समग्र विकास में भी जरूरी होता है, विविध प्रकार के खेल और कौशल सीखने के लिए भी भाई इसका उपयोग हम करते हैं, उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए। एक ऑप्शन हमारे अलग से निकल कर आता है कि ये उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल का उद्देश्य नहीं हो जाएगा, उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो हमसे पूछता है कि 65 वर्ष से हम्म, अगला जो क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क सप्ताह में कम से कम डैश समय के लिए तीव्र गति से व्यायाम करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो कि 65 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन जो अभी 65 वर्ष के आप देखोगे तो बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, पत्ते खेलते हैं। क्या ऐसे लोगों को आप व्यायाम कराओगे? ऐसे लोगों को तो ऊपर भेजना चाहिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्कों के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि 65 वर्ष का हो चुका है, 60 से वो ऊपर आ चुका है, तो उनके लिए हमें कम से कम कितना एक्सरसाइज उनको दिन में कराया मतलब जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर 75 मिनट, ठीक है। आप कितना कहोगे सर 75 मिनट उनको कम से कम एक्सरसाइज कराओ, ठीक है। उनको जिम भेजो, उनसे डंबल उठवाओ, कम से कम हमें 75 मिनट उनसे एक्सरसाइज कराना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को ये जो क्वेश्चन होगा क्लियर हो गया होगा। ये पूछा जाता है, देखो अगर व्यस्क का पूछा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो बच्चे से पूछ ले कि भाई जो 12 महीने 18 महीने के बाल मतलब छोटे से शिशु होते हैं, उनकी सोने की समय अवधि कितनी होती है, वो ये भी पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिस दर पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस दर पर क्या कहता है कि गतिविधि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कि कोई भी गतिविधि आप किसी दर पर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम तीव्रता कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तीव्रता कहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा कि 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों को 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों को लगता है कि कितने समय तक निष्क्रिय अवस्था में होना चाहिए। तो निष्क्रिय अवस्था में उनको कितने वर्ष तक होना चाहिए, तो कम से कम अच्छा 60 मिनट, 1 घंटा, ठीक है। जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं, कम से कम निष्क्रिय आपको उनको कम से कम 1 घंटा तक रखना है। विकृति का क्या अर्थ होता है, तो हमारी मांसपेशियों में देखो, जब हमारी मांसपेशियां होती है, ठीक है, उसके आकार में अगर खराबी जब आ जाए तो उसको हम विकृति का रूप देते हैं। यानी कि सपोज करो आपको चलने में कठिनाई आ रही है, आप हो सकता है कि आपके जन्मजात से ही हो,
कि कोई बच्चा जन्म लिया और उसके जो शरीर के जो अंग है कहीं न कहीं वो किसी न किसी मांसपेशियों के कारण, उसमें खराब स्थिति के कारण वो काम करना बंद कर दे या ठीक प्रकार से काम ना करे, तो उसको हम लोग विकृति कहेंगे, ठीक है? तो हमसे पूछा गया है कि विकृति का क्या अर्थ होता है? तो विकृति का अर्थ होता है हमारा मांसपेशियों के आकार में थोड़ी-सी खराबी आ जाना। देखो, क्या कहता है शरीर की रचना क्या विकृति कहलाएगी? नहीं। शरीर के अंगों का कार्यकुशल? नहीं। और सोचने की शक्ति में कमी है तो मतलब इंटरनल कुछ हो गया। तो विकृति का अर्थ हो गया हमारी जो मसल्स होते हैं, हमारे मसल्स में हमारे मसल्स का थोड़ा-सा खराब हो जाना, ठीक है? उसकी उसकी जो शेप होती है, मसल्स का जो आकार होता है, उसमें तो थोड़े से चेंजेस आ जाना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 भी हो चुका है। अब बात करते हैं 15 की कि कमर की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है, किस आसन से संबंधित है? ठीक है? तो हमसे पूछता है क्या कि भई कमर की हड्डियों का झुकाव, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कमर की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है किस आसन संबंध विकृति में, ठीक है? तो आपने देखा होगा जैसे कि अगर ये स्थिति है, ये हमारा मतलब ये बंदा कोई है, मान लो यहाँ पे हमने इसको एक पर्सन बना दिया। अगर इसका जो झुकाव है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? इसका झुकाव कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इस स्थिति को ये किस आसन संबंधी विकृति में हम इसको रखेंगे? तो इसको हम कहेंगे सर आगे की कुबड़, यानी कि जैसे मैं हूँ, ये मेरा स्टैंडिंग पोज़ीशन है, अगर मैं ऐसे की तरफ हो जाऊँ, ठीक है? यानी कि मेरी रीढ़ की जो हड्डी है वो आगे की तरफ अगर झुकी हुई हो, तो वो हमारा आगे की ओर कुबड़ हो गया, और वही हड्डी अगर आपका पीछे की ओर है तो अलग हो जाता है, ठीक है? चपटे पैर हम अलग बात करते हैं, ठीक है? चपटे पैर हमारा हो गया जब जो पैर की स्थिति होती है वो चिपकी हुई होती है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। चपटे पैर होने का क्या कारण है, ठीक है? चपटे पैर किस कारणों की वजह से होते हैं? तो देखो, पैरों की मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, जब आपके पैरों की मांसपेशियाँ कमज़ोर होगी तो ऑब्वियसली आपके पैर जो है वो ठीक प्रकार से नहीं अ, उसके निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होगा। सही प्रकार के जूते और अत्यधिक भार, स्वस्थ मांसपेशी का होना, ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है? तो हमसे क्या पूछा गया है कि चपटे पैर, फ्लैट फुट, ठीक है ना? यानी कि पैरों का जो ये पैर की स्थिति है, जब आप रखते हो तो उसके बीच किसी का भी गैप ना आना, पूरा पैर छप जाना, ठीक है? तो फ्लैट फुट के होने के क्या-क्या कारण हैं? तो पैरों की मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हमारी बॉडी का अत्यधिक भार होना, या फिर हम लोग जो है सही प्रकार के जूते, अत्यधिक भार ठीक प्रकार से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप चलते ठीक नहीं हो, व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो फ्लैट फुट के कारण 2 हो जाएँगे, है ना? पैरों की मांसपेशियों का कमज़ोर होना और हमारे गलत तरीके के जूते और बॉडी का अत्यधिक भार। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खेल महिलाओं के लिए सामाजिक खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है? तो जितनी महिलाएँ सुन पा रही है मुझे उनके लिए क्वेश्चन है कि खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये निम्नलिखित का विकास करता है, ठीक है? किन चीज़ों का विकास करता है, ठीक है? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, मेरी देश की महिलाओं जागो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे आक्रामकता दिया गया है, तनाव दिया गया है, एकांत दिया गया है और नेतृत्व भी दिया है। तो खेल महिलाओं के लिए जो सामाजिक सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण साधन क्या आ जाएगा? नेतृत्व आ जाएगा, ठीक है? आक्रामकता तो देखो सब में होता है ऑब्वियसली, लेकिन कोई-कोई दिखाता है, कोई-कोई छुपा के रखता है। हम तनाव की बात करें तो सभी लोगों के अंदर तनाव, स्ट्रेस होता है, ठीक है? एकांत का भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात नेतृत्व की करते हैं, तो ये महिला का जो सामाजिक सशक्तिकरण है, उसको दर्शाता है, क्योंकि जब आप नेतृत्व करना सीखोगे, जब आप चीज़ों को लीड करना सीखोगे, जब आप सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर उठाओगे, है ना? अपने कंधे पर तो अभी आप लोग ब्यूटी पार्लर का सामान उठाते हो, लेकिन जब आप समाज को पूरे अपने शोल्डर पर लेके जाओगे, तो वो आपका नेतृत्व कहलाएगा। तो ये हमसे पूछा गया था कि खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन क्या हो जाएगा? तो नेतृत्व हो जाएगा। जब आप चीज़ों को नेतृत्व करना सीख जाओगे, ठीक है? तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कर पाओगे, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन-सा था? 17 था। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि खेल में महिलाओं की भागीदारी में मनोविज्ञान लाभ में क्या-क्या शामिल होता है? यानी कि अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ठीक है? तो खेल में महिलाओं की भागीदारी में मनोविज्ञान लाभ में क्या-क्या हम शामिल करते हैं? तो भावनात्मक नियंत्रण, ठीक है? सहयोग होता है शारीरिक, और भावनात्मक नियंत्रण जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हमसे पूछा कि
पूछा गया है कि प्रथम रजोदर्शन क्या है, ठीक है? यानी कि प्रथम रजोदर्शन हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन आप देखो, आखिरी मासिक रक्तस्राव, अनियमित रक्तस्राव, नियमित रक्तस्राव या फिर पहली बार मासिक रक्तस्राव। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की अगर जब बात की जाती है तो ये महिलाओं के अंतर्गत, ठीक है, पहली बार जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रजोदर्शन, मतलब कि प्राथमिक रजोदर्शन, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स या महिलाओं के अंदर जब पहली बार, ठीक है, पहली बार मासिक रक्तस्राव होता है तो उसको हम प्रथम रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। अगला है कि महिला तथा किशोरों में ठीक है, महिला और किशोरों में कितने दिन के अंतराल पर मासिक धर्म होते हैं, ठीक है? यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो महिलाओं में और जो किशोरों में कितने समय का अंतराल होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कम से कम 21 से लेकर 35 दिनों तक का होता है, ठीक है? 21 से 35 दिनों का इनका अंतराल रहता है, ठीक है? और ये हर मंथली आप कह सकते हो कि 25 मतलब 35 दिनों के गैप के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं असामान्य मासिक धर्म की, ठीक है? अब बात करते हैं असामान्य मासिक धर्म की। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, असामान्य मासिक धर्म की परिभाषाएँ आपसे पूछी गई है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि असामान्य मासिक धर्म की परिभाषा क्या होगी, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं कि अनियमित मासिक रक्तस्राव, हीमोग्लोबिन की कमी, मासिक रक्तस्राव में देरी या फिर अतिरिक्त हीमोग्लोबिन। तो असामान्य मासिक धर्म की परिभाषा के अंतर्गत अगर आपको मतलब इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी वो अनियमित हो जाएगा मासिक रक्तस्राव, ठीक है? यानी कि नियमित तौर पर ना होना, अनियमित तरीके से रक्तस्राव का होना, ठीक है? निम्न में से कौन से खिलाड़ी को भोजन संबंधित विकार होने के अधिक खतरे होते हैं? तो भारोत्तोलन जो होता है, वेट लिफ्टिंग हो गया, उसमें होता है, बॉक्सर को भी होते हैं, तैराक में भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी जो आंसर है, ठीक है? देखो, हर खिलाड़ी के अंतर्गत, हर खिलाड़ी में जो भोजन से संबंधित विकार होता है, ठीक है? हर खिलाड़ी के मतलब हर स्पोर्ट्स के अंतर्गत हो सकते हैं जो वो खेलते हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, आपका बॉक्सिंग हो, तैराकी हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? 22 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, अब बात करते हैं, ठीक है? चलिए, अब है हमारा कौन-सा आसन विश्राम के लिए बनाया गया है, ठीक है? विश्राम के लिए कौन-सा आसन को हम बनाते हैं, ठीक है? कौन-सा आसन विश्राम के लिए है, तो आपको ध्यान देना है, भद्रासन, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। अर्धचक्रासन में कौन-सा सही मुद्रा होती है? तो इसकी सही मुद्रा क्या हो जाएगी? खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर झुकना, यानी कि अर्धचक्रासन, आधा थोड़ा-सा आधा झुक जाना, तो वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 हमारा पूछा गया है कि ऐसा ऐसा कौन-सा आसन है जिसमें जो पीठ है वो झुकी हुई नहीं होती है, ठीक है? तो ताड़ासन जब आप देखोगे तो ताड़ासन में क्या पीठ झुकी हुई होती है? नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। पैरालंपिक खेलों का कार्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था, हम लोग चैप्टर नंबर कौन-सा? 4th चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 4th चैप्टर में आपका दिया गया है पैरालंपिक, डेफलिंपिक के बारे में और स्पेशल ओलंपिक के बारे में। तो पैरालंपिक की अगर हम बात करें तो इसका कार्यालय हेडक्वार्टर, ठीक है? अगर कार्यालय, अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो कभी-कभी हेडक्वार्टर भी पूछ लेगा, ठीक है? हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे सर जर्मनी में है, ठीक है? जर्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, डेफलिम्पिक्स खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, डेफलिम्पिक्स खेलों का जब, ठीक है? तो यानी कि बाधिरों के लिए, ये आपको पता होगा कि डेफलिम्पिक्स किसके लिए कराया जाता है? तो बाधिरों के लिए, ऐसे व्यक्ति जो बाधिर है, जो सुन नहीं पाते हैं ठीक से, है ना? तो डेफलिम्पिक्स खेलों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत कब की गई थी? 1924 में की गई थी। 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाहरी कर्णवृत्ति प्रत्यारोपण किन खेलों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग डेफलिम्पिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? डेफलिम्पिक्स में हम लोग बाहरी कर्णवृत्ति प्रत्यारोपण का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है 8 की तरफ। स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श वाक्य है? मैंने आपको बताया था जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको फिर जो उसका जितने भी ओलंपिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसका मैंने आपको बताया था कि आदर्श वाक्य आपको याद करके जाना है। क्योंकि आदर्श वाक्य देखो जो मोटो होता है, वहाँ से प्रश्न 1 मार्क्स में बनते हैं। अब हमसे पूछा है कि स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श वाक्य है, ठीक है? स्पिरिट इन मोशन यानी कि गति में आत्मा, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं गति में आत्मा।
ठीक है, ये इसका हिंदी में हो गया। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश में याद ना हो वो हिंदी में कर लेना। स्पिरिट इन मोशन यानी कि गति में आत्मा। तो किन खेलों का आदर्श वाक्य है? तो आप कहोगे सर इसका पैरालंपिक लगा दो। ठीक है, ऑप्शन डी पैरालंपिक जो है ये इसका स्पिरिट इन मोशन था। बंदूक या सीटी का प्रयोग कौन से खेल में नहीं किया जाता है? ठीक है, किन खेलों में हम बंदूक और सीटी का यूज नहीं करते? तो डेफलिम्पिक में हम लोग इसका यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेफलिम्पिक में तो ये बाधिरों के लिए होता है और बाधिर सुन थोड़ी सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं कि विशेष ओलंपिक से जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया है विशेष, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि विशेष ओलंपिक यानी कि स्पेशल ओलंपिक से जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि हम जब खिलाड़ियों को डिवाइड करते हैं उनकी योग्यता के अनुसार तो उसको हम लोग विभाजन कहते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन आप कह सकते हो। अगला है पैरालंपिक में वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाला पहला चरण कौन सा होता है? तो पहला चरण हमारा चिकित्सा मूल्यांकन होता है। ठीक है, हमारा पहला चरण मेडिकल इवैल्यूएशन होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 32 की तरफ कि शिक्षा का अधिकार निम्न आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता है? यानी कि फ्री एजुकेशन की हम बात करें तो हमारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। इनमें से कौन सा समग्र स्कूल होगा? है ना, समग्र स्कूल की हम बात करें तो समग्र के लिए आपके ऑप्शन क्या है कि अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग कक्षाओं के साथ मुख्य धारा का स्कूल, मुख्य धारा के लिए और विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल, इनमें से कोई नहीं, या फिर विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षा वाला मुख्य विद्यालय। ठीक है, तो डिफरेंट एबिलिटीज के लिए, विभिन्न क्षमताओं के लिए सामान्य कक्षा वाला एक मुख्य विद्यालय, एक मुख्य स्कूल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ की अधिकतम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें कौन से भोजन से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो आपको मैंने बताया था, हमने खेल और पोषण वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो साबुत अनाज है। ठीक है, साबुत अनाज अगर आपको कहीं भी दिख जाए और आपसे पूछे कि बताओ कौन से, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें किस में से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? तो साबुत अनाज से। प्रोटीन के स्रोत में क्या शामिल होता है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा अगर मछली की बात करें, है ना, तो हमें फिश से सबसे ज्यादा प्रोटीन, भरपूर मात्रा में हमें फिश से प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ 36 क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन की बात करें तो ब्रेड और मक्खन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन की बात करें तो ब्रेड और मक्खन। संतुलित भोजन किसके लिए आवश्यक होता है? तो बीमारियों से बचने के लिए। आपको बीमारियों से बचना है तो आप क्या खाओगे? आप इस स्थिति में मोमोस बर्गर खाओगे नहीं। तो आपको अगर संतुलित भोजन, ठीक है, किसके लिए जरूरी होता है? तो बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम लोग संतुलित भोजन का यूज करते हैं। पोषण की पूर्ति हमारे शरीर में करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सभी। यह सभी, कभी कभी देखो सभी वाला ऑप्शन भी ना करेक्ट होता है, तो आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर टिक लगाना है। ठीक है, मैक्रो मिनरल यानी कि सूक्ष्म खनिज की बात करें तो इसका कौन सा उदाहरण हो जाएगा? सूक्ष्म खनिज की बात करें तो तांबा, आयोडीन, लोहा, ये सब हम पढ़ चुके थे। फास्फोरस, ठीक है, हमने पढ़ा था पोटेशियम के बारे में, हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा था, सोडियम के बारे में पढ़ा था और फास्फोरस के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे क्या है? ये सारे मैक्रो मिनरल्स है। यानी कि मैक्रो मिनरल्स को हम लोग कहे तो कभी कभी मैक्रो मिनरल्स आपका एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा और कभी कभी आपका सूक्ष्म खनिज करके ये आपका एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैक्रो मिनरल्स का उदाहरण कौन सा है? सूक्ष्म खनिज का, तो फिर फास्फोरस। और सूक्ष्म खनिज में आप क्या क्या ऐड करोगे? तो आप कहोगे सर सूक्ष्म खनिज में हम लोग सोडियम, हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने इसमें कैल्शियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम हमने फिर इसमें साथ ही साथ फास्फोरस के बारे में पढ़ा था, है ना, मैग्नीशियम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। ये सारे क्या है? ये सारे सूक्ष्म खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। शरीर के विकास, ऊर्जा और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो फिर पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व मतलब कि शरीर का विकास अगर हमें करना है और हमारे बॉडी को बिल्कुल रख रखाव मेंटेन रखना है तो हमारे लिए जरूरी क्या हो जाएगा?
तो हम कहेंगे सर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है पोषक तत्व, ठीक है? हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाएगा? पोषक तत्व, ठीक है? कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पोषक तत्व, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 बीएमआई 30 यानी किसी व्यक्ति का बीएमआई अगर 30 आता है तो वह व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा, ठीक है? वह व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा? तो आपको ध्यान रखना है अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 आता है, किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 आता है तो वो मोटापे की प्रथम कैटेगरी में आएगा यानी कि मोटापे की फर्स्ट कैटेगरी में वो आएगा। अगला है डाइटिंग के नुकसान क्या-क्या है? तो अगर आपसे डाइटिंग के बारे में पूछता है कि डाइटिंग के नुकसान बताओ, तो देखो एक तो आपको ये मन में बिठा लो कि डाइटिंग का मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर वो खाना छोड़ते हैं तो वो फिर फिट हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। डाइटिंग का नुकसान क्या है कि देखो आवश्यक आहार प्राप्त न करना, ये आपका नुकसान हो जाता है। लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए खाना-पीना छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मैं फिट हो जाऊँगा, बल्कि ऐसा नहीं है। आप खाना नहीं खाओगे तो आप कहीं न कहीं अपना जो आपको बॉडी को जो चाहिए, आपको बॉडी को जो प्रतिदिन का जो प्रोटीन है, प्रतिदिन की जो कैलोरी है, वो अगर आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो डाइटिंग का नुकसान क्या है कि आवश्यक आहार को प्राप्त ना करना और बीमार पड़ जाना, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है। 42 की बात करते हैं कि 42 हमसे पूछा गया है गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है? यानी कि गतिविधियों के लिए हम ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखें तो सबसे बेहतरीन क्या है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल सकता है? साबुत अनाज। सबसे ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम कहेंगे सर साबुत अनाज खाओ, कार्बोहाइड्रेट आपको वहाँ से प्रॉपर मात्रा में मिल जाएगा, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत क्या हो गया? साबुत अनाज। सर दर्द, उल्टी, पेट दर्द और दस्त के क्या लक्षण हैं? तो ये फिर है खाद्य असहिष्णुता, ठीक है? खाद्य असहिष्णुता जो है हमारा सर दर्द हो गया, उल्टी आना, मतली, पेट दर्द इनके लक्षणों के लिए दर्शाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 हमसे पूछता है कि कौन-सा कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है? मैंने आपको बताया था, ठीक है? आपको मैंने विटामिन्स के बारे में बताया था, अभी उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमसे पूछता है कि कौन-सा कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है? तो साधारण, ठीक है? साधारण आपको ध्यान रखना है कि पानी में अगर घुलनशील पूछे, पानी में अगर घुलनशील पूछे तो साधारण, ठीक है? साधारण कार्बोहाइड्रेट आप कहोगे सर साधारण कार्बोहाइड्रेट जो होता है पानी में घुलनशील होता है, ठीक है? योग योग सूत्र की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा महर्षि पतंजलि ने। बहुत बार पूछा गया है, आपको मैंने आपके चैप्टर्स में भी कराया है। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द कहाँ से बने हुए हैं, योग सूत्र की रचना किसने करी है? तो महर्षि पतंजलि जी ने की है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ कि योग के कितने अंग होते हैं? योग के कितने अंग होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा योग के जो अंग की हम बात करें तो 8 अष्टांग योग के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना? हम लोगों ने अष्टांग योग को जाना था। तो योग के कितने अंग होते हैं आपको वर्ड से ही पता चल रहा है 8, ठीक है? 8 यानी कि अष्टांग, तो योग के कितने अंग? 8 अंग। योगासन जो हमें पीठ दर्द में नहीं कर पाते, ऐसे योगासन जो हमें बैक पेन है, हम पीठ दर्द में हैं और हम कौन से आसन को नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान देना है गोमुखासन, ठीक है? गोमुखासन को हम पीठ दर्द में नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको कोई पूछे कि कौन-सा आसन है जो हम पीठ दर्द में नहीं कर सकते, तो आप कहोगे सर गोमुखासन, ठीक है? गोमुखासन को हम पीठ दर्द में नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 हमसे क्या पूछा गया है? 48 ओलंपिक कितने सालों बाद कराए जाते हैं, ठीक है? कितने सालों बाद करवाए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान देना है क्या कि ये 4 साल के अंतराल पर कराए जाते हैं और इस 4 में भी देखो 1 साल में जो ये होता है मतलब 2 तरीके से होता है। एक तो शीतकालीन में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है? एक क आयोजित किए जाते हैं ग्रीष्मकालीन में, ठीक है? एक आयोजित हम करते हैं ग्रीष्मकालीन के अंतर्गत। तो 2 तरीके से किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे ये भी पूछेगा कि भारत भारत ने कौन से ओलंपिक में कौन से मतलब इसके कौन से सीज़न में पार्ट नहीं किया था? तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो शीतकालीन में भारत ने कभी भी अभी शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? कोई बच्चा जो बॉर्न बेबी है 1 साल का है और 1 साल से छोटा है, उस बच्चे को कम से कम कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? तो आप जानते हो 14 से लेकर 15 घंटे। आपने देखा भी होगा, आपके परिवार में जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है, ठीक है? जो कि 1 साल से भी छोटा है, ठीक है? आपने देखा होगा निरंतर वो सोता ही रहता है, ठीक है? तो 14 से लेकर 17 घंटे उसमें आप कहोगे, ठीक है?
लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इनमें से कौन सा आसन संबंधित विकृति नहीं है? आसन संबंधी विकृति सर दर्द। देखो, अगर हम नोकनी की बात करें जिसमें हमारे घुटने ऐसे होते हैं, ठीक है? घुटने हमारे जो होते हैं, अगर ये मेरा पैर है, घुटने जो है आपस में टच होते हैं, ठीक है? ये हमारा नोकनी हो गया। गोल कंधे यानी कि राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट की भी बात आप लोग कर चुके हो। सिर दर्द क्या आसन संबंधी है? सिर दर्द तो भाई सर पे होता है ना, यहाँ पे दर्द होता है सिर पे। तो हमारा इनमें से कौन-सा आसन संबंधी विकृति नहीं है? तो सर दर्द हमारा आसन संबंधी विकृति नहीं है। तो ये आपका जो था टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऐसे क्वेश्चन्स थे, जो कि सीबीएसई कहीं न कहीं पिछले 2-3 सालों से रिपीट कर रहा है। स्पेशली ये मिड टर्म के लिए है। जब आप फाइनल बोर्ड का पढ़ोगे, तो उसमें पूरे 10 चैप्टर आपके इंक्लूड हो जाएँगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन कराए जाएँगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करके आएँ, ठीक है? और इस वीडियो को अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है?